गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और चूंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरा प्रयास होगा कि लगभग सारा टॉपिक हम कवर कर लें। ठीक है। तो यहाँ एक चार्ट हम लोग देख रहे हैं, और इस चार्ट में किस ऑर्गेनिज्म में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। तो ये एक बैक्टीरियोफेज है, 5174, 5 × 174 इसको लिखते हैं, और इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। फिर बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं, तो ये तो आपको याद करने के लिए है। फिर है इस्चेरिचिया कोलाई, इसमें 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर पाए जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग का अगर हैप्लॉइड जीनोम लें तो उसमें 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर पाए जाते हैं। और अगर डिप्लॉइड लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर। फिर कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम हैं इसमें। फ्रेडरिक मिशर, 1869। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सबसे पहले इन्होंने ही बतलाया, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में बतलाया कि डीएनए जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो ये सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा फॉर डीएनए। तो डीएनए के लिए इन्होंने एक्सरे पिक्चर प्रोवाइड किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोवाइड किया, और इन्हीं के डेटा के आधार पर दूसरे साइंटिस्ट ने आगे डीएनए के बारे में बतलाया। दूसरे साइंटिस्ट हैं इरविन चारगाफ। इन्होंने बतलाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, इन्होंने बतलाया कि रेशियो बिटवीन ए एंड टी, ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थाइमिन, तो ए डिवाइडेड बाई टी, तो ए और टी, उसी तरह से जी एंड सी का रेशियो जी बाई सी कैसा होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। ए और टी का जितना वैल्यू होगा उतना ही जी बाई सी का भी होगा, और ये इक्वल होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा और इक्वल अमाउंट में होगा। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉइंट ऑफ व्यू से, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन 1953 इन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, और उसका आधार था ये मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड के द्वारा दिया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। उसी डेटा के आधार पर इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, और इन्होंने बतलाया कि बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इन्होंने ही बतलाया कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं, यानी डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, उनके बीच बेस की पेयरिंग होती है। बेस ऑन सेकंड एंड थर्ड अबव मेंशन्ड साइंटिस्ट फाइंडिंग। तो ये बेस पेयरिंग के बारे में जो इन्होंने बतलाया, ये बेस्ड था इरविन चारगाफ के द्वारा दिए गए प्रोपोजिशन के आधार पर, यही a बाई टी इज इक्वल टू जी बाई सी। इसके आधार पर इन्होंने बतलाया कि बेस की पेयरिंग पाई जाती है दो स्ट्रैंड के बीच, और डीएनए डबल हेलिकल मॉडल होता है। ये इन्होंने इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो कि विल्किंस और
रोजलिंड के द्वारा दिया गया था, उसके आधार पर। तो इस दो साइंटिस्ट के फाइंडिंग्स के आधार पर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बतलाया कि डीएनए का मॉडल डबल हेलिकल होता है, यानी दो स्ट्रैंड वाले होते हैं और हेलिक्स के फॉर्म में कॉइल्ड होते हैं। और फिर बतलाया कि दोनों स्ट्रैंड जो हेलिक्स के होते हैं उसमें अंदर की तरफ जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो बेस पेयरिंग फॉर्म करते हैं, पेयर फॉर्म करते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। इसके बाद है फ्रांसिस क्रिक। यही फ्रांसिस क्रिक यहाँ ऊपर जिनको देखा हमने, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने सेंट्रल डॉगमा दिया। सेंट्रल डॉगमा क्या था? डीएनए से, मतलब सेंट्रल डॉगमा का क्या कहना था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होता है डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में। Based on complementarity, if base sequence of one strand is known, तो ये पता है अगर एक कॉम्प्लीमेंट्रिटी होता है, अगर एक स्ट्रैंड पर ए है तो दूसरे पर टी होगा डीएनए के केस में, और आरएनए अगर होता है तो यू होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी इस तरह से, अगर सी है एक स्ट्रैंड पर तो दूसरे पर जी होगा। तो अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें पता हो, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम पता कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा था पेरेंट डीएनए कैन प्रोड्यूस टू सिमिलर डॉटर डीएनए। एक डीएनए हमारे पास है और उसको हम पेरेंट डीएनए कह रहे हैं, उस डीएनए के द्वारा दो नए डीएनए जो बने उसको हम डॉटर डीएनए कहेंगे। तो एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए का निर्माण होता है, तो जिससे निर्माण हो रहा है वो पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए कैन प्रोड्यूस टू सिमिलर डॉटर डीएनए। बेस पेयरिंग इज वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में ही सिर्फ बेस पेयरिंग पाया जाता है, प्रोटीन वगैरह में किसी और में नहीं पाया जाता है। सो बेस पेयरिंग इज यूनिक प्रॉपर्टी। किसका यूनिक प्रॉपर्टी है आपसे पूछ सकता है, तो दैट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड का यूनिक प्रॉपर्टी है। Salient features of double helix of DNA। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाए जाते हैं, इसलिए तो इसका नाम डबल हेलिक्स है। तो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं और इसमें पाया क्या जा रहा है, मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट। ऑल्टरनेटिंग वे में एक सुगर एक फॉस्फेट करके लगा हुआ है इन ऑल्टरनेट मैनर, एंड नाइट्रोजनस बेस इनसाइड एट राइट एंगल टू द चेन। तो सुगर और फॉस्फेट से स्ट्रैंड बना हुआ है, अल्टरनेटिंग मैनर में सुगर और फॉस्फेट अरेंज हैं, और हर एक सुगर से अंदर की तरफ राइट एंगल पर स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, बेसेस पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी क्या विशेषता है इसकी, क्या साइलेंट फीचर्स है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एक स्ट्रैंड अगर 5' 3' डायरेक्शन में है तो दूसरा 3' 5' डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट इसका अरेंजमेंट है, और ऐसे अरेंजमेंट को हम एंटी पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट, वन प्यूरीन पेयर्स विथ वन पायरिमिडीन। अब प्यूरीन और पायरिमिडीन का साइज अलग अलग है, प्यूरीन का साइज ज्यादा बड़ा है, पायरिमिडीन का छोटा है। तो जब भी पेयरिंग होगी, एक प्यूरीन की पेयरिंग, और आपको हमने बतलाया होगा याद करने के लिए, एजी है प्यूरीन, यानी एडिनिन और गुआनिन प्यूरीन है, बाकी सारे जितने बच गए सबके सब पायरिमिडीन है। तो प्यूरीन की पेयरिंग हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही होगी, कभी प्यूरीन के साथ नहीं होगी, या पायरिमिडीन की कभी पायरिमिडीन के साथ नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कि एक प्यूरीन जो है वो पायरिमिडीन के साथ पेयरिंग बनाता है, और एक का साइज छोटा है पायरिमिडीन का और प्यूरीन का साइज बड़ा है, इसलिए क्या होगा, ओवरऑल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा पूरे स्ट्रैंड में, डबल हेलिक्स में, मेंटेनिंग यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रैंड्स।
और फिर क्या है, अभी आपने पढ़ा कि एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन की पेयरिंग होती है। तो ए जी प्यूरीन होता है, अभी बतलाए, तो ए जो है वो प्यूरीन है, ए की पेयरिंग पायरिमिडीन के साथ होगी, यानी थायमीन के साथ होगी। तो ए और टी आपस में बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ा रहता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होते हैं ए और टी के बीच। ठीक उसी तरह से सी और जी, हेलो बोलिए। हाँ हो रही है, बोलिए। हाँ बोलिए। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? हाँ, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए मैम। ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, उसके द्वारा ये दोनों जुड़े होंगे, और सी और जी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड होता है, आपसे ये पूछा जाता है, ये माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। सी और जी में आप देख रहे हो, जी जो है आपका प्यूरिन है और सी पायरिमिडीन है। टू हेलिक्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। तो ये राइट साइड की तरफ मूव करता हुआ कॉइल बन रहा है, राइट हैंडेड फैशन में होगा। इसको हम ठीक कर लेंगे, यहाँ आर होगा। ये राइट हैंडेड फैशन में लगे हुए होते हैं। हेलिक्स का कॉइलिंग राइट हैंडेड फैशन होता है, राइट हैंडेड साइड से होता है। फिर पिच इनका 3.4, इसका वैल्यू है 3.4 nm, और nm यानी ये 10⁻⁹ मीटर। Each turn has 10 बेस पेयर, और एक टर्न, जैसे कि अभी हेलिक्स पिच की बात किए, तो सपोज इस तरह से है, तो ये जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आके पहुंचा, इस जगह से इस जगह तक, अगर इस तरह से, तो एक पिच कहलाया, एक टर्न पूरा किया। तो इस पिच का डिस्टेंस हो जाएगा 3.4 nm। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पिच है, और इसका डिस्टेंस 3.4 nm है। तो रफली लगभग लगभग देखा जाता है कि 10 ही होते हैं नाइट्रोजनस बेस, 1 2 3 4 और 5 यहाँ बना लिए, 5 इधर बना ले। तो इस तरह से अगर एक पिच में 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, ये बेस पेयरिंग अगर हमने दिखाया है, तो क्या होगा, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, 0.34 nm। तो 0.34 nm, चूंकि 34 nm पूरा डिस्टेंस है और इसमें 10 पाए जा रहे हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.34 इसका वैल्यू आ रहा है। तो ये क्या है, दो नाइट्रोजनस बेस के पेयर के बीच का डिस्टेंस, मीन्स दिस डिस्टेंस। एक नाइट्रोजनस बेस का पेयर अगर ये है और ये दूसरा है, तो उस दोनों के बीच का, या यहाँ एक
पेयर है, ये दूसरा पेयर है। इस दोनों के बीच का पेयर का डिस्टेंस 0.34 nm है। इसके बाद कह रहा है कि एक नाइट्रोजनस बेस के प्लेन के जस्ट ऊपर दूसरे नाइट्रोजनस बेस का प्लेन स्टैक किया हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है इस डबल हेलिकल मॉडल को। सो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर इज स्टैक्ड, स्टैक्ड एक के ऊपर एक रखा हुआ, स्टैक्ड ओवर द अदर विच प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स। तो ये माइंड में रखना है, स्टेबिलिटी की चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे। तो देख रहे हैं एक नाइट्रोजनस बेस पेयर स्टैक्ड है दूसरे नाइट्रोजनस बेस पेयर के ऊपर, जिसके चलते एडिशनल स्टेबिलिटी पाई जाती है डीएनए हेलिक्स में। H बॉन्ड ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी। और अभी आपने पढ़ा कि दो नाइट्रोजनस बेस आपस में H बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये भी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हेलिक्स को। तो दो पॉइंट आपने देखा, दो कारण देखा जिसके चलते एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है डीएनए डबल हेलिकल मॉडल को। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड का पाया जाना और दूसरा एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर दूसरे नाइट्रोजनस बेस का पाया जाना। फ्रांसिस क्रिक शोड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी बतलाए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से हमारा सेंस है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये फ्रांसिस क्रिक ने बतलाया। ज्यादा एक्यूरेट होगा अगर हम यहाँ जेनेटिक डाल दें। तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ये कैसे होता है, डीएनए से डीएनए बनता है जिसको आप रेप्लिकेशन कहते हो। तो डीएनए से डीएनए का बनना, ये रेप्लिकेशन कहलाया, आपको पता ही है। फिर डीएनए से आरएनए का बनना, इसको क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। और फिर इस आरएनए की मदद से प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाया। लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेज में देखा जाता है, बैक्टीरियोफेज में कि ये उल्टा काम होता है, यानी डीएनए से बनता है अगर आरएनए तो उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हो, लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है कि आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसलिए हमने यहाँ रिवर्स एरो दिखा रखा है। तो वर्क यहाँ उल्टा हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के, डीएनए से आरएनए बनता तो आप ट्रांसक्रिप्शन कहते, लेकिन आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उल्टा काम हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, सो इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो जो दिखाया जा रहा है, इसी को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। और ये सेंट्रल डॉगमा पिछले बार एग्जाम में आपसे पूछा भी था कि सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया, तो ये फ्रांसिस क्रिक था। नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि 8 यूनिट से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। तो हिस्टोन कंटेन्स 8 यूनिट, सो कॉल्ड ऑक्टामर, तो हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। हिस्टोन इज रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स। आपको पता होगा कि अमीनो एसिड 3 तरह के होते हैं, अगर NH2 की मात्रा ज्यादा है, ऐसे अमीनो एसिड हैं
तो वो बेसिक नेचर के होंगे। अगर COOH की मात्रा ज़्यादा यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मात्रा ज़्यादा है तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और दोनों अगर बराबर मात्रा में होगा किसी अमीनो एसिड में तो वो न्यूट्रल होते हैं। तो कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन ऐसे अमीनो एसिड से मिलके बना है जो कि बेसिक नेचर वाले हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हिस्टोन भी बेसिक नेचर का हो जाएगा। और इसमें ज्यादातर कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछता है आपसे। तो आर्जिनिन एंड लाइसिन, तो हम इसको पहले भी रख सकते हैं, पहले लाइसिन और आर्जिनिन। हमने इसको कैसे मजाकिया स्टाइल में याद करने के लिए कहा पता है, लाइसिन यानी झूठ बोल रहा है, टेलिंग लाई, और झूठ बोलने के बाद झूठा तर्क भी तो देना पड़ेगा, तो झूठ बोले तर्क करे। लाइसिन एंड आर्जिनिन ये दो हिस्टोन में पाए जाते हैं जो कि बेसिक नेचर के एमिनो एसिड हैं। बोथ एमिनो एसिड्स कैरी पॉजिटिव चार्जेस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों एमिनो एसिड यानी आर्जिनिन और लाइसिन जो है दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इसी दो से मिलकर के ये बना हुआ हिस्टोन। तो क्या होगा, हिस्टोन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। सो ओवरऑल चार्ज ऑन हिस्टोन इज पॉजिटिव। तो समझ गए, आपसे ये पूछ सकता है कि हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया। तो ये दोनों जो एमिनो एसिड हैं इसके साइड चेन पर पॉजिटिव चार्ज पाए जा रहे हैं, जिसके चलते हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, आपको पता ही है। तो डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड, तो डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड है और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए डीएनए हिस्टोन के ऊपर रैपिंग करेगा। सो रैप अराउंड, डीएनए के लिए लिख रहा है, तो रैप अराउंड हिस्टोन एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो क्या है, बीच में हिस्टोन ऑक्टामर है और उसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए लिपटा हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर मिला ये न्यूक्लियोसोम कहलाया। तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोसोम्स आपस में डीएनए के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा, फिर दूसरे के चारों तरफ लिपटा, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे एक डीएनए में या एक क्रोमोसोम में आप कह सकते हो। तो ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो इतना बड़ा डीएनए लिपटा रहेगा एक ऑक्टामर के चारों तरफ कि उसमें 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम इज यूनिट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर आप पढ़े कि न्यूक्लियस में धागे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम से ही बना हुआ है। इट लुक्स एज बीड, और जब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो जहां जहां पर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है डीएनए, वहां राउंड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, और जहां नहीं लिपटा हुआ है बीच बीच का जो पार्ट है सीधा धागा जैसा दिखेगा। तो देखने में कैसा लगता है, जैसे कोई सुतली कोई धागा पर जगह जगह किसी ने मोती लगा दिया हो या गांठ लगा दिया हो। तो गांठ जैसा कहाँ दिख रहा है, जहां पर न्यूक्लियोसोम है। तो बीडेड स्ट्रिंग की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये दिखाई पड़ता है क्रोमेटिन फाइबर। कंडेंसेशन ऑफ दिस थ्रेड फॉर्म क्रोमोसोम। अब यही कंडेंस्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो क्रोमेटिन फाइबर आप पढ़ते थे कि जब सेल डिवीजन होने लगता है तो कंडेंस्ड हो जाता है और क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगता है। तो बस वही है ये कंडेंसेशन ऑफ दिस थ्रेड, क्रोमेटिन फाइबर के लिए कह रहा है, फॉर्म क्रोमोसोम्स बाई सुपर कॉइलिंग। बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो गया, छोटा हो गया और क्रोमोसोम कहलाने लगा। विच रिक्वायर्स एडिशनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब कॉइल्ड हो गया तो धागे जैसा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह से कॉइल्ड हुआ उसी पोजीशन में बना रहे, इसके लिए दूसरे प्रोटीन उसको बांध के रखेंगे आपस में, तभी तो उस रूप में रह पाएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन तो बीच बीच में है, और ये जो कॉइल बन रहा है, सुपर कॉइलिंग हो रही है, तो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में बने रहने के लिए कुछ दूसरा प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, और वो हिस्टोन नहीं होता, इसलिए उसको नॉन हिस्टोन कह रहे हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, और क्रोमोसोम में पाए जाने वाला प्रोटीन है, सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स।
तो ध्यान रखिए, कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इफ कॉइलिंग इज लूज, अब देखिए कॉइलिंग होती है, किसकी मदद से कॉइलिंग हो रही थी? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की मदद से। अब ये कॉइलिंग भी दो तरह की हो सकती है, लूज कॉइलिंग, बिल्कुल दूर दूर कॉइल पड़ा हुआ है, या टाइट कॉइलिंग, बिल्कुल पास पास कॉइल पड़े हुए हैं। तो इसमें इस पोर्शन तक आप देख पा रहे हैं कि ये दूर दूर कॉइल रखे हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन इस पोर्शन को आप देखोगे तो ये पास पास कॉइल रखा हुआ है एक दूसरे के। तो ये क्या है, दूर दूर रखा हुआ गया? तो कह रहा है इफ कॉइलिंग इज लूज फॉर्म ईयू क्रोमेटिन, तो ये लूज वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, इसको हम ईयू क्रोमेटिन कहेंगे। क्रोमेटिन ही ना कॉइलिंग बना रहा है, तो इसको ईयू क्रोमेटिन कहेंगे। ईयू मीन्स क्या होता है? नहीं पता है? ईयू कैरियोट पढ़े हैं ना? क्या बोले, नहीं समझ पाए? ईयू मीन्स ट्रू। ठीक, आप टी बोले, हमको ट्रू सुनाई पड़ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। तो ईयू क्रोमेटिन, ये जो लूज लूज कॉइलिंग वाले पोर्शन है, ये ईयू क्रोमेटिन कहलाए। और दूसरा ये जो टाइटली कॉइल्ड वाला पोर्शन है, ये हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है। हेटेरो, तो ये ईयू क्रोमेटिन वाला पार्ट आप समझ गए कि लूजली कॉइल्ड है, और हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट टाइटली कॉइल्ड है। इसका असर पड़ेगा, क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमोसोम इसी के नाम पड़ा ना, तो इसको जब हम कलर करेंगे तो ये कलर भी अलग अलग दिखेगा। जहां लूज कॉइल्ड है वहां कलर कुछ और पकड़ेगा, जहां टाइटली कॉइल्ड है वहां कुछ कलर और पकड़ेगा। इफ कॉइलिंग इज लूज फॉर्म ईयू क्रोमेटिन लाइट कलर्ड, अब यहाँ कलर भी हल्का पकड़ेगा ये लूज कॉइल्ड वाले में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ईयू क्रोमेटिन यानी असली क्रोमेटिन है, सच्चा क्रोमेटिन है, ईयू लगा हुआ है ना। तो ईयू क्रोमेटिन का फीचर क्या हो गया, ये लूजली कॉइल्ड है, कलर इसमें लाइट पकड़ेगा, हल्का कलर पकड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका है कि ट्रांसक्रिप्शनली इट इज एक्टिव पार्ट, यानी इस पार्ट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन में, यानी आरएनए बनवाने में। समझ गए? तो इतना ही सिर्फ अगर समझ गए तो दूसरा तो अपने आप समझ गए। अब ये टाइटली कॉइल्ड है, तो ये लाइट कलर पकड़ रहा था, तो ये कैसा पकड़ेगा? डीप कलर पकड़ेगा। ठीक है, डेंस कॉइलिंग डीप कलर, याद रखने के लिए आसान है। और ये हेटेरोक्रोमेटिन कहला रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले पाएगा, यानी आरएनए नहीं बनवा पाएगा। और हमने आपको समझने के लिए ऐसे बनवाया, लेकिन क्या होगा, और भी बना सकते थे यहाँ, फिर लूज वाला होगा इसके बाद, ऐसे अल्टरनेटिंग वे में सजा हुआ है कि फिर लूज वाला होगा, इसके बाद फिर टाइट वाला होगा, ऐसे अल्टरनेट वे में ढेर सारे ऐसे होंगे। ठीक है, तो ईयू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, तो आप समझ गए कि ईयू क्रोमेटिन जो है ये लाइट कलर का दिखेगा और ये डार्क कलर का दिखेगा हेटेरो वाला, और एक्चुअल जो पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन इसी ईयू क्रोमेटिन का होता है आरएनए बनाने के लिए। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, उसी को यहाँ लिख रहे हैं, इफ कॉइलिंग इज लूज
क्रोमेटिन फाइबर के कॉइलिंग की बात हो रही है। इफ कॉइलिंग इज लूज फॉर्म EU क्रोमेटिन लाइट कलर्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इसके बाद दूसरा पार्ट, इफ कॉइलिंग इज टाइटली अरेंज्ड टेक्स डार्क स्टेन, डार्क कलर का होगा ये, एंड ट्रांसक्रिप्शनली इट इज इनएक्टिव कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया आपको, EU क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। Then in prokaryotes, negatively charged DNA form loops। ये जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे पाया जाता है डीएनए, उसकी बात कर रहे थे। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें डीएनए जो होता है यानी बैक्टीरिया वगैरह में लूप के फॉर्म में होगा, और वो लूप आपस में बंधा होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से। डीएनए तो निगेटिवली चार्ज्ड है ही, ये लूप बनाता है, और लूप बंधा है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से। और वो रीजन जहां पर इस तरह का न्यूक्लियस पाया जा रहा है उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, प्रिमिटिव टाइप के पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहते थे। इन डिप्लॉयड ह्यूमन डीएनए, अभी आपको बतला रहे थे उधर सबका डेटा पूरा, तो आपने देखा था कि हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। तो अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम की बात करें, डिप्लॉयड डीएनए की बात करें, तो उसमें जस्ट इसका डबल हो जाएगा, इसलिए हमने दिखाया है इंटू 2। तो वैल्यू हो जाता है 6.6 इंटू 10⁹। और डिस्टेंस हमारा क्या था, दो बेस पेयर के बीच का आपको याद है, तो ये था 0.34 इंटू 10⁻⁹। तो अगर कितने बेस हैं टोटल डिप्लॉयड डीएनए में, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस वन, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो डीएनए की लंबाई कितनी है वो निकल के आ जाती है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग 2.25 मीटर के इसकी लंबाई हो जाती है। साड़ी का आधा मान लीजिए या लगभग दुपट्टे की लंबाई मान लीजिए, कितना बड़ा है। और न्यूक्लियस कितना छोटा है कि खाली आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और उसके अंदर इतना लंबा सा धागा रखा रहता है। तो ये कितना कॉइल्ड होता है, सुपर कॉइल्ड होता है, कैसे रखा रहता है, अभी वही पढ़ रहे थे हम लोग। तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट इन हैप्लॉइड डीएनए, कंटेंट 0.34 nm, इसको ले लिए तो 0.34 इंटू 10⁹ m पर बेस पेयर, वही जो ऊपर बतलाए उसी को क्लियर किया गया है। और थोड़ा डिटेल में हम लोग आते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से ये मिलके बना होगा। पूरा नाम हो गया इसका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये बना हुआ किससे है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। अब आवाज हो रही है क्लियर? यस मैम। ठीक, काम करके रख देता। हाँ, तो हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डीएनए बना हुआ किससे है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। इसलिए ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये एक मोनोमर है। जैसे माला, मोतियों की माला की बात करें तो एक मोती जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया, यानी मोनोमर हो गया।
और उन मोतियों को आपस में पिरोने से जो माला बना वो पॉलीमर हो गया, तो वो पॉलीमर का नाम हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं एक डीएनए में। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये फिगर जो आपके सामने बना है ये पेंटोज शुगर का फिगर है, ठीक है। तो पेंटोज कह रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 कार्बन पाए जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम काउंटिंग, जो जो कॉर्नर आपको दिख रहा है इस वाले को छोड़ के, यहाँ चूंकि ऑक्सीजन है तो इस वाले को छोड़ के जहां जहां कॉर्नर दिख रहा है मतलब वहां वहां एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये कॉर्नर है तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, तो कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन रखा हुआ है। तो पहला कार्बन, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 1 लिख रखा हमने, यानी इसको फर्स्ट कार्बन मानिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 कार्बन इस रिंग के अंदर है और इसका 5वां कार्बन रिंग से बाहर है, यहाँ है, ठीक है। तो कुल मिला के इस शुगर में 5 कार्बन पाए जाते हैं। आप 11th में भी ये सब पढ़ चुके हो, फिर से बतला रहे हैं, भूल गए होंगे ये सोच के। तो ये पेंटोज शुगर है तो इसमें कहाँ कहाँ 5 कार्बन है आपने देखा, ठीक है। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, देख ही रहे हैं, पेंटागन। तो ये पहला कार्बन पर OH और H लगा हुआ है। और दूसरे कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ एक O हुआ करता है, डॉट डॉट से हम दिखाते हैं कि मतलब यहाँ है नहीं, होना था, ठीक है। यहाँ एक O होना था। अगर यहाँ एक O होता और सारा स्ट्रक्चर यही होता तो इसको हम राइबोज शुगर कहते थे, और वो आरएनए में पाया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है और कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सारा स्ट्रक्चर वही होगा, सिर्फ यहाँ से एक O हट गया जैसा भी पहले था। इस O को हटा दिए तो ये डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट हो गया, राइबोज वाला। तो यहाँ हम लोग डीऑक्सी राइबोज की बात करेंगे, इसलिए यहाँ इसको हमने डॉट से दिखाया, यानी ये नहीं होता है, समझने के लिए केवल डॉट से बना दिए। तो ये राइबोज शुगर है। अब ये भी फिक्स है कि कौन से कार्बन पर का ये ऑक्सीजन नहीं होगा। तो देख रहे हैं कौन सा कार्बन है, सेकेंड वाले कार्बन से जो OH लगा हुआ था उसका एक ऑक्सीजन हट जाएगा। तो DED, ऐसे D और E अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लेस, इसका मतलब हो गया लेस, LESS, ठीक है। तो DE ये जो है इसका उच्चारण भी D होगा, तो इसका मतलब होता है लेस। तो यहाँ आप देख रहे हो नाम में लगा हुआ है D, मीन्स लेस। क्या लेस है, तो ऑक्सीजन लेस है, किसमें, तो राइबोज शुगर में, और इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबो। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर कैसा होगा आप समझ गए। और हर जगह और कुछ नहीं है, HOH लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है और यहाँ CH2OH होता है। तो अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर लगा हुआ होगा और उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अभी बाकी कुछ हम लोग ना देखें, सिर्फ इस शुगर को देखिए। दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड इट इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ हमने लिख रखा है नाइट्रोजनस बेस, तो कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आपको पता है, ATCG। तो इसमें से कोई भी बेस हो, अगर वो शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, और किस बॉन्ड से जुड़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस बॉन्ड का नाम है जिसके द्वारा शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा है।
तो ये दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बना उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है यहाँ लिख रखे हैं, नहीं ये तो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड भी कहीं लिखे होंगे, दिख नहीं रहा। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, ये सुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एनी नाइट्रोजिनस बेस, चार में से कोई नाइट्रोजिनस बेस एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर मिला ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट अगर जुड़ जाए, यहां देखिए पी लिखे हैं मतलब फॉस्फेट, तो अगर पी जुड़ जाए तो न्यूक्लियोसाइड में पी जुड़ गया तो अब वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, अंतर सिर्फ इतना का है। तो अभी आपने देखा कि शुगर से नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि ये जो फॉस्फेट है वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है शुगर से। तो यहाँ नाम आप देख रहे हो, इसका नाम है, चूंकि फॉस्फेट से जुड़ा है तो फॉस्फो लगा रहेगा, ईस्टर बॉन्ड होता है एक्चुअल में ये। तो ये ईस्टर बॉन्ड जो कि फॉस्फेट को जोड़ रहा है शुगर से, इसलिए इसका नाम हो गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये भी काम का है कि कौन से कार्बन से ये ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन नंबर 5th है, तो 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट आके फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़ गया। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, 1 नाइट्रोजनस बेस, 1 डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड 1 फॉस्फेट, ये तीन जब मिल गया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीऑक्सी, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर लिया हमने, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का निर्माण करेंगे। तो ये एक यूनिट हो गया। ठीक है, ऐसा ही यूनिट दूसरा आके जुड़ेगा इससे, तो वो किससे जुड़ेगा। आपने पढ़ा कि डीएनए में शुगर और फॉस्फेट अल्टरनेटिंग वे में होते हैं, तो अगर ये फॉस्फेट लिया आपने तो एक शुगर लिया, फिर अब एक फॉस्फेट लेना है तो यहाँ फॉस्फेट लिए। तो आपको तो पता ही है कि शुगर और फॉस्फेट आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े, तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो अब अगर इस शुगर को देखें तो जैसे हमारे बॉडी के एक साइड राइट हैंड है और दूसरी साइड लेफ्ट हैंड है, तो उसी तरह से बीच में अगर इस शुगर को मान लें तो इसके एक साइड, कहाँ चला गया, एक साइड ये ईस्टर बॉन्ड है और दूसरे साइड ये ईस्टर बॉन्ड है, तो दो ईस्टर बॉन्ड हो गए और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है नाम इसका। सो these two are collectively called phosphodiester bond। तो एक शुगर के तरफ, एक तरफ P जुड़ा हुआ है फॉस्फोईस्टर से, दूसरे तरफ भी P जुड़ा हुआ है फॉस्फोईस्टर से, और दोनों को मिला के एक साथ कह रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना है, एक ही शुगर है और उसी से दो फॉस्फेट जुड़े हैं। तो इसको तो आप देख चुके कौन से कार्बन से जुड़ना था, पांचवा कार्बन से। तो दूसरा पांचवा कार्बन इसके पास है तो एक ही, अब दूसरा वाला किससे जुड़ेगा ये भी फिक्स है, तो दूसरा वाला 3rd कार्बन से जुड़ा होता है। तो दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है, एक 5th कार्बन के साथ बन रहा है, फॉस्फेट जोड़ रहा है, और दूसरा 3rd कार्बन के साथ फॉस्फेट जोड़ रहा है। ये क्लियर हुआ, इसमें कहीं कोई डाउट। और एक बात बतलाए आप, नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन से जुड़ता है वो भी गौर कीजिए, किससे जुड़ रहा है, कौन से कार्बन से, देख के बतलाओ। हाँ, फर्स्ट वाले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, 3rd वाले से एक फॉस्फेट जुड़ा है और 5th वाले से दूसरा फॉस्फेट जुड़ा है। तो बस इतना ही बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही आपस में जुड़ते चला जाएगा और पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। अब एक चीज और इसमें देखना है आपको, देखिए ये कौन सा फॉस्फेट फ्री है, ये मान लीजिए सबसे फर्स्ट वाला फॉस्फेट है, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो भी जुड़ेगा नीचे जुड़ेगा। तो ये वाला फॉस्फेट फ्री है ना, कुछ नहीं जुड़ा है इससे। तो फ्री वाला फॉस्फेट कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, बोलो।
हाँ, फिफ्थ वाले कार्बन से ही अटैच है, तो फिफ्थ वाले कार्बन से अटैच है तो इसी एंड को हम कहेंगे 5' एंड। ठीक है, समझ में आया? 5'3' क्या होता है? पहले 5' अभी बतलाए हैं। ठीक है, समझ गए कि फ्री वाला फॉस्फेट जिस कार्बन से जुड़ा है वही एंड उसका हो गया, वो 5' एंड हो गया। और दूसरा वाला फॉस्फेट आप देख रहे थे 3 वाले से जुड़ा है, तो लास्ट वाला जो सुगर होगा वो फ्री होगा, थर्ड वाला उसका, है ना? फिफ्थ वाला ही ना जुड़ा रहेगा अंतिम में जाके, तो थर्ड वाला सुगर इसका फ्री होगा, थर्ड वाला कार्बन मतलब 3 होगा सुगर का, तो वो 3' एंड हो गया। तो किसी भी स्ट्रैंड में एक 5' एंड होगा और दूसरा 3' एंड होगा। 5' 3' क्लियर हुआ? नहीं हुआ? 5' क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, 3' में क्या है? यस मैम। 3' में मान लो ये फॉस्फेट नहीं लगा होता, ये लास्ट वाला सुगर होता, अब नीचे कुछ नहीं लगा है, तो क्या होगा? ये थर्ड वाला कार्बन फ्री है ना। अगर ये फॉस्फेट नहीं लगा हो, सबसे लास्ट सुगर हो, तो ये थर्ड वाला फ्री होगा, तो ये 3' एंड हो गया। तो किसी भी स्ट्रैंड के 2 एंड हो गए, 5' और 3' किस आधार पर नाम होता है ये आपने देखा। और दूसरा स्ट्रैंड में भी ऐसे ही होगा, जस्ट इसके उल्टा होके वो लगा रहेगा, जिधर एक का 5' है उधर दूसरे का 3' होगा, और जिधर एक का 3' है उधर दूसरे का 5' होगा। तो इसी अरेंजमेंट को आप एंटी पैरेलल अरेंजमेंट कहते हो। तो टाइम हो चुका है, आज इतना ही। थैंक यू। अगर ऐसे लगे रहिए तो बहुत अच्छे से रिवीजन हम करवा पाएंगे आपका। ओके, बाय।